बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में सुमन एक विधवा गरीब औरत अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। सुमन की सबसे छोटी बेटी जब 1 साल की थी तभी उसका पति सुमन और अपनी 5 बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है। पति के जाने के बाद सुमन को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी बेटियों का पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करती थी, तब जाकर उन्हें 2 समय का खाना खिला पाती थी। ऐसे ही कठिनाइयों से भरा सुमन और उसकी 5 बेटियों का जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक जहाँ पर सुमन की झोपड़ी थी उस जंगल में जंगली जानवर आ जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, जल्दी से अपना जरूरत का सामान लो और यहाँ से निकलो। इस जंगल में जंगली जानवर आ गए हैं, उनका शिकार होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, कहीं और अपना बसेरा करते हैं। सुमन अपनी 5 बेटियों को और जरूरत का सामान लेकर अपनी वह छोटी सी झोपड़ी खाली कर दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में चारों तरफ से उन्हें जंगली जानवर घेर लेते हैं। सुमन अपनी 5 बेटियों पर आंच भी नहीं आने देती और वह डटकर उनका सामना करती है। बड़े मोटे डंडे से उन्हें मारकर भगा देती है, लेकिन सुमन पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। वह खून में लहूलुहान थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर 5 बहन बहुत ही ज्यादा रोती हैं। तभी सुमन अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें किसी के पास छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई तुम्हारी देखभाल कर सके। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे लिए आज तक कितना कुछ करती आ रही हैं। एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों की ढाल बनकर हमेशा उनकी रक्षा करती है। आपने पिताजी के जाने के बाद हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया और आज भी इन जंगली जानवरों से हमारी जान बचाई। माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तारा सितारा नैना सुनैना को देखिए, वो आपके बिना कैसे रहेंगे। माँ, नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटियां चाहे कितना भी रोलें, कितना भी तड़प ले, लेकिन अब वह अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए और जीवित नहीं रह सकती और वह अपनी 5 बेटियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए ऐसी जख्मी हालत में कोई जगह ढूंढती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वह उसके पास जाती है। सुमन को जख्मी देखकर वह बूढ़ी औरत उसके जख्म साफ करती है। तभी सुमन उससे कहती है, आप मुझे भली और अच्छी औरत नजर आ रही हैं। इस भरी दुनिया में मेरी 5 बेटियों का कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता और मैं जी पाऊंगी। क्या मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रख सकती हैं? अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 5 लक्ष्मियां मेरे घर में रहेंगी। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। 5 बेटियों को पालकर मैं तो धन्य ही हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वह बूढ़ी औरत सुमन से उसकी 5 बेटियों को पालने का वादा कर लेती है और सुमन अपनी 5 बेटियों को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अपनी माँ के इस दुनिया के जाने के बाद 5 बहनें बहुत ही ज्यादा फूट कर रोती हैं। शाम को 5 बहन खाना खाने बैठती हैं तो खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आधी वो भी सूखी हुई रोटी? आपने तो माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। ऐसे ख्याल रखोगी आप हमारा? आधी रोटी खिलाकर वो भी सूखी हुई। हम आपको एक बात अच्छी तरह बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उसने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और तुम पहले ही दिन हमें इतना कम खाना दे रही हो। आगे का पालन पोषण कैसे करोगी? पता नहीं माँ भी हमें इस गरीब बुढ़िया के पास क्यों छोड़कर चली गई। पता नहीं ये हमारा पालन पोषण अच्छी तरह कर भी पाएंगी या नहीं। मेरी
प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज इतना ही खाना है। आज थोड़ा खाना खाकर ही गुजारा कर लो, कल मैं तुम्हें पेट भर कर खिलाऊंगी। यह तो बस मैंने अपने लिए बनाया था और मैं अपना पालन पोषण करने के लिए एक जमींदार के यहाँ काम करती हूँ। मैं उनसे उधार पैसे ले लूंगी, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन बेटा आज इसी में गुजारा कर लो। अरे कलावती माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तारा सितारा, नैना सुनैना, यह क्या बदतमीजी है? अपने बड़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं? माँ ने क्या हमें यही सिखाया है? हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें सर छुपाने के लिए छत दी और अपने खाने में से हमें खाना खिला रही हैं। आज की दुनिया में भला कोई दूसरे के बारे में इतना सोचता है क्या? सपना बात को संभालते हुए अपनी चारों बहनों को चुप कर देती है और पांचों बहनें थोड़ा थोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना तो कलावती देवी के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन चारों बहनें वह तो बस खेलने कूदने में ही लगी रहती थी और बस कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में कमी निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना का जन्मदिन आने वाला था और वह कलावती देवी से कहती हैं, कल हमारा जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप हमारे जन्मदिन पर हमें गाउन दिलवा सकती हैं? इतने दिन से आपने हमें वैसे भी कपड़े नहीं दिलवाए। कम से कम हमें हमारे जन्मदिन पर तो गाउन दिलवा ही देना। हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर नए गाउन दिलवाती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटिया, कल तुम्हारा जन्मदिन है। यह तो बहुत अच्छी बात है। सपना बिटिया, घर को जरा अच्छी तरह सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर आऊंगी। अपनी बेटियों के लिए नए गाउन लेकर आऊंगी और केक भी। ठीक है बिटिया? कलावती पांचों बहनों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह पूरी कोशिश करती थी कि वह खुश रहें। कलावती जमींदार के यहाँ जाकर काम करती है और कुछ पैसे उधार लेती है और वह बहुत खुश होती है और वह घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पैसे वह उधार लेती है वह सब उसके इलाज में लग जाते हैं। अब कलावती नैना और सुनैना का जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती, उनके लिए गाउन भी नहीं खरीद पाती। और जब कलावती घर आती है तो सपना देखकर चौंक जाती है। कलावती माँ, यह आपको क्या हो गया? आपको तो कितनी ज्यादा चोट लगी है। कुछ नहीं, सब ड्रामा है। हम पांचों बहनों से छुटकारा पाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं। नैना, ज़बान संभाल कर बात करो। ये तुम क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कलावती माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम अनाप शनाप बोले जा रही हो? अगर ये सुन लेती तो इन्हें कितना बुरा लगता। शांत खड़ी रहो बिल्कुल। अरे कुछ नहीं बेटा, काम कर कर वापस आ रही थी और मैंने तो नैना और सुनैना के जन्मदिन के लिए जमींदार से पैसे भी उधार लिए ताकि मैं अपनी प्यारी बेटियों का जन्मदिन बना सकूं। नैना सुनैना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीद नहीं पाई और ना ही केक। अब तो लगता है कि मैं काम करने भी नहीं जा पाऊंगी। अब मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूंगी? मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों। ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैंने तारा सितारा और नैना से पहले ही कहा था कि आप चाहे कोई भी ड्रामा करेंगी लेकिन हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करोगी। ठीक ही कहा था मैंने। और अब तो जन्मदिन सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। अब तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पहले रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर तो रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलेगा। आप घर पर बैठ जाओगी, चारपाई पर पड़ी रहोगी। पता नहीं, माँ को भी हमें यही गरीब बुढ़िया मिली थी हमारी जिम्मेदारी देने के लिए। किसी बड़े घर में दी जाती हमारी जिम्मेदारी तो आज ऐश कर रहे होते। इस तरह से टुकड़ों में तो अपनी जिंदगी नहीं जीते। सुनैना, तुम्हें अपने जन्मदिन और खाने पीने की लगी है और यहाँ कलावती माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम खाने और अपने गाउन केक ये सब क्या बातें कर रही हो? हम पांचों बहनों का पालन पोषण करने के लिए कलावती माँ कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। उनकी इतनी उम्र भी नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी वह हम पांच बहनों का पालन पोषण कर रही हैं। और तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट के लिए उन्होंने पैसे भी उधार लिए थे, फिर भी तुम। हमारी ही गलती है कि हम पांचों बहन घर में बैठकर और अपनी बूढ़ी माँ को काम करने भेज रहे थे, लेकिन अब हम इस गलती को सुधारेंगे। कलावती माँ, आप आराम करेंगी और हम काम करेंगे।
सपना अपनी चारों बहनों को बहुत बातें सुनाती है और अब वह काम करने का फैसला करती है और अगले दिन अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने ले जाती है। जमींदार एक खेतों में पांचों बहनों को काम करने के लिए कहता है। सपना तो मेहनत और लगन से काम कर रही थी, लेकिन चारों बहनें आराम से एक जगह बैठी थी। तभी सपना कहती है, तुम चारों इतनी आराम से क्यों बैठी हो? जमींदार की बात भूल गई क्या? उसके उधार पैसे चुकाने हैं। कलावती माँ की दवाइयाँ और खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, इसलिए काम करो। 5 दिन के अंदर अंदर हमें इस खेत को साफ करना है। अगर तुम इस तरह से आराम से बैठी रहोगी तो खेत साफ नहीं हो पाएगा, फिर हम खाएंगे क्या? उधार पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे यार, ये सपने दीदी कुछ ज्यादा ही उस बुढ़िया की साइड नहीं ले रही। हम उस बुढ़िया के लिए काम क्यों करें? मैंने बचपन से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया, मुझसे तो ये काम वाम नहीं होता। इतना ज्यादा बड़ा तो ये खेत है, 5 दिन में कैसे साफ करेंगे? और उस बुढ़िया ने अपने लिए पैसे उधार लिए थे, उसके इलाज में वह पैसे लगे हैं, हम क्यों उसके पैसे उधार के चुकाएं? तारा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, काम तो मुझसे भी नहीं हो रहा, क्या करें यार? मेरे पास एक आइडिया है काम से बचने का, चलो ड्रामा करते हैं। चारों बहन काम से बचने के लिए चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं और वह यह सब ड्रामा कर रही थी। यह सब देखकर सपना घबरा जाती है। जब वह होश में आती है तो चारों कहती हैं, दीदी इतनी तेज धूप और ऊपर से इतना ज्यादा काम, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा और भूख भी बहुत लग रही है, दीदी चक्कर आ रहे हैं। इसी तरह एक एक कर चारों बहनें ड्रामा करती हैं। बेचारी सपना अपनी बहनों को घर भेज देती है और खुद अकेले ही खेतों को साफ करती है। वह 5 दिन लगातार अकेली सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती। ऐसे ही एक दिन सपना काम कर कर घर वापस आ रही थी कि तभी वह देखती है कि एक जख्मी हिरण करहा रहा था। वह उसकी मदद के लिए उसे अपने घर लेकर आ जाती है। चारों बहनें देखकर कहती हैं, छी दीदी, इस हिरण के अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, आप इसे क्यों उठा कर लेकर आएगी? जाइए, जहाँ से उठा के लेकर आई है वहीं फेंक कर आइए, बहुत बदबू आ रही है, छी 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 छी, बहुत बदबू आ रही है। सुनैना, यह बेचारा जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन इसे चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा। यह भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, इन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है। यह बेचारे बोल नहीं सकते, हमें इनके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आओ। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। सपना की चारों बहनें अंदर चली जाती हैं। वह हिरण की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। सपना हल्दी का लेप बनाती है और हिरण को लगाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सपना जख्मी हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपना, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया। ये काली शक्ति तभी नष्ट हो सकती है जब 5 बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दें। तुम 5 बहनें हो, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? तो जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरण को हम अपना खून देंगे, ये तेरी गलतफहमी है। हम तुझे अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। अगर तू मरता है तो मर जा हमारी बला से, और वैसे भी तुझ जैसे सड़े हुए हिरण को मर जाना ही चाहिए। देखो मेरी प्यारी बहनों, अगर हम इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देंगे, इसे काली शक्तियों से मुक्त कर देंगे, तो इसमें बुराई ही क्या है? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। हमें इस वक्त इस जख्मी हिरण की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरण, अगर मेरी प्यारी बहन तुम्हें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। सपना इतना ही कह पाती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी का रूप ले लेता है। उस हिरण को परी के रूप में आता देख 5 बहनें और कलावती चौंक जाती हैं। तभी वह परी कहती है, सपना,
तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम 5 बहनों को जादुई गाउन देती हूँ। जादुई गाउन से तुम कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम जादुई गाउन की मदद से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी। अगर तुमने दूसरों की मदद नहीं की तो तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 5 बहनों को जादुई गाउन देने के लिए। नैना सुनैना तारा सितारा, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई गाउन मिले। सपना परी को धन्यवाद कहकर और परी 5 बहनों को जादुई गाउन देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। जादुई गाउन आने के बाद चारों बहनों के अंदर और भी ज्यादा लालच और घमंड आ जाता है और वह सपना और कलावती को छोड़कर शहर में आ जाती हैं और वहां आकर ऐशो आराम वाली जिंदगी जीती हैं और किसी की भी मदद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन चारों बहन एक पार्टी में जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आकर कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम कोई तेरी मदद नहीं करेंगे और हम तेरी मदद करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? चल जा, भूखी मर जा। और वैसे भी हम अपने जादुई गाउन से सिर्फ एक बार ही कुछ मांग सकते हैं और वह हम अपने लिए मांगेंगे, तेरे लिए नहीं। चल जा यहाँ से। चारों बहनें बस इतना ही कह पाती हैं कि उनके जादुई गाउन गायब हो जाते हैं और वह फटे पुराने कपड़ों में आ जाती हैं और वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती हैं। खुद को इतना ज्यादा गरीब देखकर चारों बहन बहुत रोती हैं और वहीं दूसरी तरफ सपना अपने जादुई गाउन की मदद से अपने साथ साथ औरों की भी मदद कर रही थी। कलावती देवी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी और यहाँ चारों बहनें गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी और अब उनका मुंह नहीं था अपनी बहन के पास जाने का और उन्हें उनके की सजा, उनके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है।